अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंड इन सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 2A। ग्रुप 2A एलिमेंट्स के बाकी जितने टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है। जो मुख्तलिफ हाइड्रोक्साइड सल्फेट्स और कार्बोनेट्स ग्रुप 2A के बनते हैं तो वो वाटर में सॉल्युबल होंगे या वो इनसॉल्युबल हैं, और उनकी सॉल्युबिलिटी या उनकी जो ट्रेंड है सॉल्युबिलिटी का वो किस बात के ऊपर डिपेंड करता है। So this topic is also given in your course book। ये है आपका कोर्स बुक जिसमें हाइड्रोक्साइड डिस्कस किए हुए हैं, सल्फेट्स और कार्बोनेट। So we are starting with हाइड्रोक्साइड, solubility of hydroxides first। हाइड्रोक्साइड्स पहले हम मेंशन कर लेते हैं कि ग्रुप 2A के हाइड्रोक्साइड्स कौन कौन से हैं। So the hydroxides of group 2A include beryllium hydroxide, then we have magnesium hydroxide and calcium hydroxide, next, and the last one is strontium hydroxide। ठीक है, अब ये जितने भी हैं they are hydroxide। So when they are dissolved in water they give us a basic solution, because they all will donate hydroxyl ion when they are placed in water। They are dissociated into their respective cations and hydroxide ion। So that's why अगर ये हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो अल्कलाइन सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे अल्कलाइन सोल्यूशन बनाएंगे, लेकिन अब डिपेंड करता है कि कौन से वाटर में सॉल्युबल हैं कौन से नहीं हैं। तो अगर इनको देखा जाए, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, जबकि इसके अलावा लेकिन अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को शेक किया जाए तो ये थोड़ा बहुत सॉल्युबल हो जाता है, और सॉल्युबिलिटी के ऊपर ये जो सोल्यूशन बनाएगा तो उस सोल्यूशन का पीएच होता है 9। ठीक है, वैसे ये इनसॉल्युबल है इन वाटर, लेकिन अगर इसको प्रॉपर शेक किया जाए तो आफ्टर शेकिंग दिस बिकम सॉल्युबल, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, एंड इट गिव्स अस स्लाइटली बेसिक सोल्यूशन विद अ पीएच ऑफ 9। अच्छा, इसके अलावा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो इट इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज पार्शियली सॉल्युबल। ठीक है, दिस इज partially soluble and it gives us an alkaline solution with the pH 11। ठीक है, similarly जो बेरियम और स्ट्रोंशियम है they are highly soluble in water and they give a strongly alkaline solution। ये हमें strongly alkaline solution देंगे। ठीक है, so we go down the group their solubility increases एज वेल एज जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उनकी अल्कलिनिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। ऊपर वाले जो हैं बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज़ वो इजीली हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट नहीं करते। सो वो क्या है, दे आर वीक एसिड्स, वाइल जब हम नीचे आके जाते हैं तो दे टेंड टू डोनेट हाइड्रोक्सिल आयन ईजीली। सो दैट्स वाई दे आर गुड बेसिस, और इस वजह से वो जब हम वाटर में सॉल्युबल करते हैं तो दे गिव अस स्ट्रांगली अल्कलाइन सोल्यूशन। ठीक है, सो ये हो गया है ट्रेंड ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स के सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स के ऊपर। द सेकंड वन इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स। ओके, सो सल्फेट्स ऑफ ग्रुप 2A आर बेरिलियम सल्फेट। ठीक है, फर्स्ट वी हैव बेरिलियम सल्फेट, देन वी हैव मैग्नीशियम सल्फेट, नेक्स्ट इज कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, एंड द लास्ट वन इज बेरियम सल्फेट। अच्छा, अब ये जो सल्फेट्स हैं इनका ट्रेंड देखने के लिए हम इनके जो हाइड्रेटेड सल्फेट्स हैं उनको कंसिडर करते हैं। ठीक है, वी कंसिडर देयर हाइड्रेटेड सल्फेट्स। हाइड्रेटेड सल्फेट्स का मतलब ये है कि जिनके साथ वाटर मिला हुआ हो। ठीक है, सो वी कंसिडर देयर हाइड्रेटेड सल्फेट्स। हाइड्रेटेड सल्फेट की एग्जांपल क्या है, जिस तरह हम बेरिलियम का सल्फेट लेंगे तो इट वुड बी बेरिलियम सल्फेट एंड 4H2O इसके साथ लिखा जाएगा। तो अगर इस फॉर्म में है कोई सल्फेट तो उसको कहा जाता है कि ये हाइड्रेटेड सल्फेट है। ठीक है, सो
जो सल्फेट्स हैं उनके हाइड्रेटेड फॉर्म को अगर हम कंसिडर करें, क्योंकि जो एनहाइड्रस हैं तो उनमें कुछ सॉलेबल हैं कुछ इनसॉलेबल हैं, तो इस वजह से उनका कोई स्पेसिफाइड ट्रेंड फिर हमारे पास नहीं आता। लेकिन जो हाइड्रेटेड हैं तो वो तकरीबन सारे सॉलेबल हैं, तो उनकी सॉलेबिलिटी को अगर देखा जाए, सो अमॉन्ग देम व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप देयर सॉलेबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, द सॉलेबिलिटी ऑफ हाइड्रेटेड सल्फेट्स decreases down the group। नीचे जाते हुए हाइड्रेटेड सल्फेट्स की जो सॉलेबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती है। बेरिलियम सल्फेट इज़ द लीस्ट सॉलेबल एंड बेरिलियम सल्फेट इज़ द मोर सॉलेबल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम मूव करेंगे टूवर्ड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ द सॉलेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स। थर्ड वन इज़ solubility of carbonates। अच्छा, जो डिफरेंट कार्बोनेट्स हैं हमारे पास, दे इंक्लूड बेरिलियम कार्बोनेट, देन वी हैव मैग्नीशियम कार्बोनेट, and the next one is calcium carbonate. Similarly we have strontium carbonate, and the last one is barium carbonate। अच्छा, so among the carbonates their solubility decreases down the group। ठीक है, इनकी भी जो solubility है, जब हम down the group जाते हैं तो solubility इनकी क्या होती है, their solubility decreases। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रैंड है, व्हेन वी गो टू द बॉटम ऑफ द ग्रुप बिटवीन स्ट्रोंशियम कार्बोनेट एंड बेरियम कार्बोनेट, तो इन दोनों के दरमियान ये जो ट्रेंड है, यहाँ पे इसमें एनामॉलस बिहेवियर शो होता है। जो बेरियम सल्फेट है, दिस शुड बी लेस सॉलेबल, क्योंकि डाउन द ग्रुप इनकी सॉलेबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। तो होता क्या है कि ये जो बेरियम सल्फेट है, दिस इज़ मोर सॉलेबल, वाइल स्ट्रोंशियम जो कार्बोनेट है, दिस इज़ लेस सॉलेबल। तो यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंस आ जाती है। बाकी अगर ओवरऑल ट्रेंड की बात की जाए तो सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अच्छा, अब ये जो सॉलिबिलिटी है कार्बोनेट्स की, जो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ हो रही है, तो इसमें दो फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। ठीक है, देयर आर टू फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स। वन इज़ लैटिस एनर्जी एंड द अदर वन इज़ हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, लैटिस एनर्जी, और दूसरा जो है वो है हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी। दोनों को पहले हम डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि डाउन द ग्रुप कौन सी वाली इंक्रीज़ हो रही है और कौन सी डिक्रीज़ हो रही है। ओके, सो इफ़ वी डिफाइन लैटिस एनर्जी, तो लैटिस एनर्जी क्या है, दिस इज़ द एनर्जी, लैटिस एनर्जी इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड to separate 1 mole of solid ionic compound into its gaseous ions। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, 1 मोल कोई सॉलिड आयनिक कंपाउंड है, तो उसको आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं कि ये लैटिस एनर्जी है। इसके अलावा अगर हाइड्रेशन एनर्जी की बात की जाए, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of ions undergo hydration। ठीक है, 1 मोल ऑफ आयंस अगर हाइड्रेशन उनकी होती है, तो उस दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं कि ये हाइड्रेशन एनर्जी है। अच्छा, अब हम लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी को देखते हैं कि डाउन द ग्रुप इनको क्या होता है। ओके, सो व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप,
डाउन द ग्रुप क्या होता है कि जो लैटिस एनर्जी है दिस डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, जबकि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो इट आल्सो डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है, बोथ द एनर्जीज डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। लेकिन अब क्या है कि इनकी जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इज़ इनवर्सली रिलेटेड विद द लैटिस एनर्जी। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास लैटिस एनर्जी कम हो रही है तो सॉल्युबिलिटी को क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर व्हेन लैटिस एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप सो द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी को क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन जो हाइड्रेशन एनर्जी है देयर इट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विद सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स। तो अगर हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है तो सॉल्युबिलिटी को क्या होना चाहिए, वो भी डिक्रीज होनी चाहिए। सो देयर आर टू फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड व्हेन दिस डिक्रीजेज इट हैज़ inverse relationship with solubility, so the solubility of the carbonates should increase, whereas hydration energy also decreases the down the group, but this has hydration energy has a direct relationship with solubility, so it means that according to this factor the solubility should decrease down the group because this has a direct relationship, ठीक है। तो अब ये देखें जो दोनों फैक्टर्स हैं दे बोथ प्ले रोल इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, लेकिन ये जो हाइड्रेशन एनर्जी वाला फैक्टर है दिस डोमिनेट द लैटिस एनर्जी फैक्टर, ठीक है। तो जब ये वाला फैक्टर डोमिनेट करता है तो चूंकि इसका रिलेशनशिप सॉल्युबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सो दैट्स वाई जो सॉल्युबिलिटी है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है सो व्हेन द हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप इट मीन्स दैट द सॉल्युबिलिटी शुड आल्सो डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी है वो जब हम नीचे आते हैं तो वो डिक्रीज़ होती है। तो ये हो गया है आज का हमारा टॉपिक। इसमें हमने देख लिया कि वी हैव स्टडीड 3 फैक्टर्स, वन आर द हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड्स का हमने क्या पढ़ा कि जो पहले वाले हाइड्रोक्साइड्स हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती जाती है, बिकॉज़ जो लार्ज स्मॉल साइज़ वाले हैं तो वो हाइड्रोक्सिल आयन इजीली डोनेट नहीं करते, और जब वो इजीली डोनेट नहीं करेंगे तो इट मीन्स कि उनकी सॉल्युबिलिटी नहीं है, बिकॉज सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करता है कि हमने आयंस को सेपरेट करना है, ठीक है। तो अगर आयंस सेपरेट नहीं होंगे तो फिर सॉल्युबिलिटी भी उनकी कम होगी। जबकि नीचे आते हुए चूँकि उनका साइज़ इंक्रीज़ होता है दे टेंड टू डोनेट हाइड्रोक्सिल आयन ईजिली, सो दैट्स वाई देयर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज एज वेल एज देयर अल्कलिनिटी आल्सो इंक्रीजेज। सल्फेट्स में हमने हाइड्रेटेड सल्फेट्स को कंपेयर किया कि हाइड्रेटेड सल्फेट्स को अगर देखा जाए सो डाउन द ग्रुप देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज, ठीक है। और जो कार्बोनेट्स हैं तो कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी में 2 फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, वन इज़ लैटिस एनर्जी एंड द अदर वन इज़ हाइड्रेशन एनर्जी। तो इन दोनों में जो हाइड्रेशन एनर्जी वाला फैक्टर है वो डोमिनेट करता है, और हाइड्रेशन एनर्जी जो है दिस डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, लैटिस एनर्जी आल्सो डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, but lattice energy has inverse relationship with solubility, whereas hydration energy has a direct relationship with solubility. So if this two have a direct relationship solubility and hydration energy, तो it means के जो solubility है this should decreases down the group. So ये हो गया है आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि ये जो नाइट्रेट्स और कार्बोनेट्स हैं तो उनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है।